नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल के द्रव दाब संचरण का नियम। पास्कल के द्रव दाब संचरण का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार किसी घिरे हुए द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब बिना ह्रास के सभी दिशाओं में संचरित होता है। तो पास्कल ने बताया कि किसी घिरे हुए द्रव का मतलब किसी कोई बर्तन है, ठीक है, कोई बड़ा सा पात्र है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी बिंदु ले लें तो उस बिंदु पर जो दाब लगेगा वो बिना ह्रास के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होगा। ठीक है, तो मान लिया कि ये एक वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये जो द्रव है वो साम्यावस्था में है। ठीक है, तो माना कोई द्रव साम्यावस्था में रखा है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने C और D दो बिंदु ले लिए, इसके अंदर C और D दो बिंदु ले लिए और CD को अक्ष मानकर, CD को अक्ष मानकर, CD को अक्ष मानकर एक लंब वृत्तीय बेलन की कल्पना कर ली कि इसमें एक लंब वृत्तीय बेलन है जिसकी अक्ष CD है। ठीक है, और इस जो बेलन है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। ठीक है, अब मान लिया कि ये जो बेलन है, ठीक है, तो मान लें कि इससे जो बेलन है इससे द्रव भरा हुआ है, भरा, ठीक है, इसमें जो बेलन है बेलनाकार है, तो ये क्या है, इसमें द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि जो इसके बाहर जो भी है ये एक सिलेंडर है ना, बेलन की कल्पना कर ली इस तरीके से। ठीक, अब इस बेलन के बाहर, ठीक है, जो भी बल आरोपित हो रहा है वो इसको संतुलित कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाहर द्रव द्वारा आरोपित बलों के अंतर्गत संतुलन की अवस्था में है, यानी ये दोनों तरफ से जो बल लग रहे हैं उस पर बराबर बल लग रहे हैं, इसकी वजह से ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है। तो ये इसकी वजह से यहां पर संतुलन की अवस्था में है, तो ये क्या है, इसकी जगह पे संतुलन की अवस्था में है इस बिंदु पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है कि जो द्रव होता है उस पर जो बल आरोपित करता है, ठीक है, तो वो लंबवत दिशा में लगता है। तो इस पर ये जो बल लग रहा है प्रत्येक स्थान पर लंबवत है। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर ये बल क्या है, लंबवत है। इस प्रकार जो भी इसके समतल पृष्ठ हैं C और D, ठीक है, पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, C और D पर लगने वाला बल बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगने वाले बलों के लंबवत होगा। ठीक है, अब हमने क्या माना है कि जो द्रव है वो साम्यावस्था में है। ठीक है, तो जब ये साम्यावस्था में अगर द्रव होगा तो ये दोनों बल जो बराबर लग रहे हैं और इस पे लंबवत लग रहे हैं, तो इसके बेलन के वक्र पृष्ठ पे जो बल लग रहे हैं उनका परिणामी क्या हो जाएगा, जब दोनों बल बराबर है तो उसका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मान ले रहे हैं कि जो C पर, ठीक है, जो C पर, यहां C पर जो दाब है वो P1 है। ठीक है, C पर जो दाब है वो P1 है और D पर जो दाब है वो P2 है। C पर दाब जो है वो P1 है तथा D पर दाब P2 है। ठीक है, ठीक, तो इन पर द्रव द्वारा आरोपित बल क्या हो जाएगा, F1 और F2 हो जाएंगे। ठीक है, F1 और F2, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A मान है तो P1A, F2 कितना हो जाएगा, P2A। ठीक है, अब क्या करें, द्रव साम्यावस्था में, जब अगर ये दो जो द्रव साम्यावस्था में होगा तो जो बल लगेगा वो दोनों पर बराबर बल लगेगा, यानी F1 इज इक्वल टू F2 के। तो चूंकि द्रव साम्यावस्था में है तो F1 बराबर F2 के, तो क्या हो जाएगा, ये P1A इज इक्वल टू P2A के। तो यहां से क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2 के। ठीक है, अर्थात क्या हो गया, C व D पर दाब बराबर है, C पे और D पे। ठीक है,
इस पर जो दाब लग रहा है वो बराबर है, यानी P1 इज इक्वल टू P2 के। ठीक है, तो यही क्या है, पास्कल का नियम है। तो पास्कल के नियम से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, किसी परिबद्ध द्रव में, परिबद्ध मतलब जो चारों तरफ से बंद है, ठीक है, किसी परिबद्ध द्रव में किसी भाग पर, यानी यहां पे हमने एक भाग ले लिया था, किसी भाग पर लगाया गया दाब समान रूप से प्रत्येक भाग पर वितरित हो जाता है, यानी यह संचरित होता है। ठीक है, प्रत्येक भाग पर संचरित होता है। किसी परिबद्ध द्रव में किसी भाग पर लगाया गया दाब समान रूप से प्रत्येक, ठीक है, दाब समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित होता है। यही पास्कल का नियम है, पास्कल के द्रव का दाब का नियम है। नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है द्रव चालित लिफ्ट। ठीक है, तो द्रव चालित जो उत्थापक है वो पास्कल के नियम पर आधारित एक युक्ति है जिससे हम कम बल लगाकर अधिक भार की वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या होती है, इसमें भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के दो ऊर्ध्वाधर बेलन होते हैं, ए और बी। जैसे ये दो नली हैं, एक ये, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। एक नली A है, एक नली B है। ठीक है, नली A का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है और नली B का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक होता है। ठीक है, और ये नलियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इसमें क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, पानी भरा होता है। ठीक है, ठीक, और दोनों नलियों पर एक चलनशील पिस्टन लगा होता है जो इसको ऊपर नीचे करने का काम आता है। तो नलियों में कोई भी असंपीड्य द्रव भरा होता है। असंपीड्य द्रव क्या होता है, जिसको हम कंप्रेस ना कर सकें। ठीक है, तो जो छोटे अनुप्रस्थ काट के जो पिस्टन होता है, इस पर हम बल F1 लगाते हैं। तो जब इस पर बल F1 लगाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, ठीक है, बल F1 लगा तो इस पर मान लिया जब बल F1 लग रहा है तो दाब क्या है, P1 है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपान A1। ठीक है, तो पास्कल के नियमानुसार यह दाब जो है बिना क्षय के दूसरी नली पे, ठीक है, पे जो पिस्टन है उस पर कार्य करेगा। ठीक है, तो अतः हम दूसरे पिस्टन पर द्रव का दाब निकालते हैं। तो दूसरे पिस्टन पर द्रव का दाब क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू F2 अपान A2। ठीक है, ठीक, तो अब क्या है, हमें पास्कल के नियम से क्या पता है कि P1 इज इक्वल टू P2 के। तो यहां से क्या आ जाएगा, F1 अपान A1 इज इक्वल टू F2 अपान A2। F1 अपान A1 इज इक्वल टू F2 अपान A2। अब हम यहां से F2 निकाल लें तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 अपान A1 इंटू A2। ठीक है, अब हमको मालूम है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस B का ज्यादा है, यानी A2 इज ग्रेटर देन A1। A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, तो जब A2 जो है वो A1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में F2 इज ग्रेटर देन F1 हो जाएगा, ग्रेटर देन F1। तो इस प्रकार द्रव चालित लिफ्ट के कम अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले पिस्टन पर कम बल लगाकर, ठीक है, अधिक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल ऊपर की ओर प्राप्त होता है। यहां पे F1 कम है, डेरिवेशन में क्या निकला, F1 की वैल्यू कम है, तो हम कम बल लगाकर इस पिस्टन पर अधिक बल लगाते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इससे हम अधिक भार वाली वस्तु को कम बल द्वारा ही ऊपर की ओर उठा सकते हैं। ठीक है, यानी हम इस पर यहां पर कम बल आरोपित करके यहां से हम अधिक भार की वस्तु को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, द्रव चालित लिफ्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका दूसरा प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
पास्कल के नियम पर, द्रव के दाब के नियम पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किसी झील की पृष्ठ से 10 मीटर की गहराई पर तैराक का दाब ज्ञात करना है, हमें जी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मान लिया कि तैराक के ऊपर जो जल स्तंभ की ऊंचाई है वो h है। ठीक है, तैराक के ऊपर जल स्तंभ की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जल का घनत्व, जल का जो घनत्व होता है, ठीक है, ये होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम। ठीक है, 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, जहां पे दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, वहीं पर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे, नहीं तो 9.8 यूज करेंगे। और वायुमंडलीय दाब जो होता है PA, ये होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब हमें तैराक पर दाब निकालना है, तो मान लिया तैराक पर दाब P है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, तो P इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5, H कितना है 10 है, G भी 10 है, और ये 10 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यह मानते हुए कि ऊंचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ज्ञात कीजिए कि वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, वायुमंडल का घनत्व दिया हुआ है 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 9.8 यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब PA इज इक्वल टू कितना होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब मान लिया वायुमंडल का विस्तार जो है वो h ऊंचाई तक है। ठीक है, वायुमंडल का विस्तार h ऊंचाई तक है, तो अब PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H रो G। ठीक है, तो यहां से H इज इक्वल टू PA अपान रो G। PA की वैल्यू कितनी है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, और रो की वैल्यू है 1.29, ठीक है, इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 7989, ठीक है, मीटर। तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 8 किलोमीटर। ठीक है, तो वायुमंडल का विस्तार लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक है इस प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार उत्थापक में छोटे पिस्टन पर जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है F1 बल लगाया जाता है। यह दाब को 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बड़े पिस्टन पर संचरित कर देता है। यदि उठाई जाने वाली कार का द्रव्यमान 1350 किलोग्राम है तो F1 की गणना करनी है तथा उस पर लगने वाले आवश्यक दाब की गणना करनी है। ठीक है, तो ये पास्कल के सिद्धांत के अनुप्रयोग पर आधारित है। पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह द्रव सभी दिशाओं में, ठीक है, जो भी दाब लग रहा है द्रव पर,
वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। ठीक है, यदि हम गुरुत्व के प्रभाव की उपेक्षा कर दें तो स्थिर द्रव में सभी बिंदुओं पर, ठीक है, जो दाब होता है द्रव पर वो समान होगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, तरल में जो अणु होते हैं वो इधर उधर गति करते रहते हैं, अणु एक दूसरे से टकराते हैं तो संवेग का समान रूप से वितरण होता है। ठीक है, और यही क्रम उसमें बराबर चालू रहता है, लगता रहता है। ठीक है, तो जो अतिरिक्त दाब है वो संपूर्ण तरल में समान रूप से संचरित हो जाता है। ठीक है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित अनुप्रयोग का एक, ठीक है, अनुप्रयोग पर आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत के पर आधारित अनुप्रयोग पर एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले, द्रव चालक लिफ्ट का। ठीक है, तो हमें पहले पिस्टनों की त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो एक की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, यानी छोटे पिस्टन की त्रिज्या R1 मान लेते हैं। तो R1 कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, R2 कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब मान ले रहे बड़े पिस्टन पर बल जो बल लग रहा है, बड़े पिस्टन पर जो बल लग रहा है वो F2 है। ये कार का भार है, बराबर mg। तो कार का भार कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1350 × 9.8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 13,230 न्यूटन। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब द्रव पूरे, ठीक है, ठीक, जो दाब लग रहा है वो पूरे द्रव में बिना ह्रास के, जो द्रव है पूरे में बिना ह्रास के संचरित हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बिना ह्रास के संचरित हो रहा है। तो फार्मूला क्या था, F1 = A1 A2 × F2, ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहां पर हम इस फार्मूले में रख देते हैं वैल्यू। तो एरिया πr², जो लिफ्ट होती है उसकी नली जो होती है वो बेलनाकार रहती है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो πr1², तो r1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻2। तो ये 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू 15 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू 13,230, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा F1 = न्यूटन, या हम इसको मान सकते हैं 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। तो F1 आ गया ये। ठीक है, तो जब F1 आ गया तो अब हम यहां से प्रेशर निकाल सकते हैं। तो प्रेशर P = F1/A1। तो F1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁻³ A1 यानी πr², πr1 का स्क्वायर यानी 3.14 × 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग में आ जाएगा 1.9 × 10⁵ पास्कल। यही आंसर हो जाएगा।